Hello everyone, welcome in political science class. In the last lecture we had learned chapter number 2 India's foreign policy, and in this part of the chapter we had learned about the first stage, which was 1947 to 1990. Then contribution of Pandit Jawaharlal Nehru to India's foreign policy. Then we had learned about the second stage. It was 1991 till date, and we had learned about the BRICS and logo of the BRICS World Trade Organization. Okay, now today we are going to learn the next part of this chapter, and the next part is like this. Listen carefully. Our relations with America strengthened, mutual trust grew, India's status rose in the international community. तो जो हमारा इंडिया का इंडिया का रिलेशन जो है वो अमेरिका के साथ और भी ज़्यादा मजबूत वहाँ पे हो गया। जो म्यूचुअल ट्रस्ट है वो बढ़ गया और इंडिया का जो स्टेटस है वो इंटरनेशनल कम्युनिटी में उभर कर सामने आया। इंडियाज़ न्यूक्लियर पॉलिसी इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी। इंडियन फॉरेन पॉलिसी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ऐसा पार्ट बनी इंडिया की न्यूक्लियर पॉलिसी। You must have studied the meaning of nuclear energy and its uses in subject like history, geography और chemistry। तो आपको ये मतलब आपने स्टडी किया ही होगा कि ये मीनिंग ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी क्या होता है ना, और उसके यूजेस क्या हैं। तो ये आपने शायद से हिस्ट्री, जोग्राफी और केमिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट में आपको बताया गया होगा। तो having understood the importance of nuclear power, India undertook the nuclear energy program immediately after independence। तो इस तरह का न्यूक्लियर पावर की जो मतलब इम्पोर्टेंट है वो जान करके इंडिया ने जैसे ही इंडिया को मतलब इंडिपेंडेंस मिला उसके बाद इमीडिएटली न्यूक्लियर एनर्जी के प्रोग्राम को स्टार्ट कर दिया था। फॉर दिस वी इस्टेब्लिश द डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी एंड द इंडियन एटॉमिक एनर्जी कमीशन। तो इसी वजह से जो मतलब इंडिया ने एक एटॉमिक एनर्जी का डिपार्टमेंट वहाँ पे बनाया और उसके साथ साथ इंडियन एटॉमिक एनर्जी कमीशन भी वहाँ पे बनाया हुआ था। द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ द इंडियन एटॉमिक एनर्जी कमीशन वॉज डॉक्टर होमी भाभा। तो इंडिया की जो मतलब एटॉमिक एनर्जी थी, एटॉमिक एनर्जी कमीशन था, उसके जो फर्स्ट चेयरमैन थे वो थे डॉक्टर होमी भाभा। इवन थ्रू इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन वॉज द मेन पर्पज़ बिहाइंड द प्रोग्राम। तो इस प्रोग्राम के पीछे इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन ये भी एक मेन पर्पज़ था। इट ऑल्सो एम एट क्रिएटिंग मिलिट्री कैपेसिटी। तो मिलिट्री कैपेसिटी बढ़ाना, क्रिएट करना, ये एम इसके पीछे बताया गया था। एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ दिस इंडिया कंडक्टेड हर फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट इन 1974। और इसी के साथ साथ इंडिया ने 1974 में फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट वहाँ पे कंडक्ट कर लिया। इंडिया बिल्ट न्यूक्लियर वेपन एंड कंडक्टेड न्यूक्लियर टेस्ट इन 1998। इंडिया ने न्यूक्लियर वेपन भी बना लिया, एटॉमिक बॉम्ब जैसी चीज़ें, न्यूक्लियर बॉम्ब जैसी चीज़ें वहाँ पे बना ली और 1998 में उसका टेस्ट भी कर लिया। वी हैव आल्सो मेड मिसाइल्स कैरिंग न्यूक्लियर वेपन। हमने मतलब इंडिया ने न्यूक्लियर वेपन्स भी बना लिए, है ना। तो ऐसे मिसाइल्स जो न्यूक्लियर वेपन को लेकर जाएंगे, ऐसे मिसाइल्स भी इंडिया ने बना लिए। एंड द फायर फोर्स, एयर फोर्स एंड द नेवी हैव बीन इनेबल टू कैरिंग देम। और हमारी इंडिया की जो एयरफोर्स है वो और नेवी दोनों अब इस तरह के न्यूक्लियर वेपन्स को लेकर जाने में सक्षम है। देन डू यू नो न्यूक्लियर वेपन्स आर एक्सट्रीमली डिस्ट्रक्टिव। आपको पता है न्यूक्लियर वेपन ये बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होते हैं, विनाशकारी होते हैं। हैंस इट इज़ नेसेसरी टू मेक कंसिस्टेंट एफर्ट सो दैट दे आर नेवर यूज। तो ये ज़रूरी है कि हमेशा यही प्रयास करना चाहिए कि उनका यूज़ कम से कम हो या ना हो। टू ट्रीटीज़ हैव बीन मेड टू स्टॉप द स्प्रेड ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स। तो न्यूक्लियर वेपन्स का स्प्रेड ना हो इसके लिए 2 ट्रीटीज़ वहाँ पे किए गए हैं। फर्स्ट न्यूक्लियर नॉन
प्रोलिफरेशन ट्रीटी, दैट मीन्स NNPT, और सेकेंड जो है वो कॉम्प्रहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी, CTBT. The condition of both these treaties are of benefit to big nuclear power, and they put unfair restrictions on developing countries. Hence, India has not signed either of these treaties. तो ये जो ट्रीटीज़ वहाँ पे बनाई गई है वो इस कंडीशन के लिए वहाँ पे बनाई गई है कि जो न्यूक्लियर पावर है या न्यूक्लियर वेपन जो है ना, तो उनका जो यूज़ है वो कम से कम वहाँ पे हो, या वॉर के वक्त ये जो न्यूक्लियर वेपन्स है उनका यूज़ हो करके डिस्ट्रक्शन ना हो, उसके लिए ये ट्रीटीज़ वहाँ पे बनाई गई हैं. लेट्स डू इट. द नंबर ऑफ कंट्रीज मेकिंग न्यूक्लियर वेपन इज़ ग्रोविंग. तो अब मतलब ऐसी कंट्रीज़ बढ़ रही है जो न्यूक्लियर वेपन्स को बना रही है. प्रिपेयर अ स्टेटमेंट फ्रॉम योर क्लास टू स्टॉप द प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स. तो न्यूक्लियर वेपन्स का जो प्रोलिफरेशन है उसे मतलब जो स्प्रेड है उसे स्टॉप करने के लिए क्या किया जा सकता है वो आपको बताना है. ट्राई टू गेट इट पब्लिश इन द न्यूज़पेपर, और इसे न्यूज़पेपर में पब्लिश करने की कोशिश करनी है. इंडिया इज़ नाउ अ कंट्री विच हैज़ न्यूक्लियर वेपन. अब इंडिया एक ऐसी कंट्री है जिसके पास भी न्यूक्लियर वेपन है. वी हैव एक्सेप्टेड द रोल ऑफ द रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर पावर. और हमने ये न्यूक्लियर पावर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ली हुई है कि मतलब किस तरह से उसे यूज़ करना है. इंडिया हैज़ बीन कंसिस्टेंटली सपोर्टिंग एफर्ट्स फॉर डिसआर्मामेंट. तो इंडिया हमेशा ही सपोर्ट कर रही है, इस तरह का एफर्ट रख रही है कि वो डिसआर्मामेंट में रहे, मतलब वॉर के लिए मतलब ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे जो आर्म्स है उसे ना यूज़ करें या वॉर हो ही ना, इसकी तरफ इंडिया ज़्यादा ध्यान देती है. बिकॉज इट इज़ इंडियाज़ पोजीशन दैट देयर शुड बी पीस एंड सिक्योरिटी इन द वर्ल्ड. तो जिसकी वजह से मतलब इंडिया की तरफ से वर्ल्ड में पीस और सिक्योरिटी रहेगी, ये पोजीशन इंडिया ने बना ली है. हैविंग टेकन अ सर्वे ऑफ फॉरेन पॉलिसी इन दिस वे वी आर गोइंग टू स्टडी इंडियाज़ डिफेंस सिस्टम. तो जिस तरह से हमने ये फॉरेन पॉलिसी की स्टडी यहाँ पे की है उसी तरह से आगे हम इंडिया की डिफेंस सिस्टम के बारे में जानकारी लेने वाले हैं. ओके, बाय दिस वे वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर. आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड ऑल द पॉइंट्स. इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन यू कैन आस्क मी. ओके, बाय.